नमस्कार मित्रों, मैं अंबिका सहगल आज नवमांशा कुंडली पर आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखने जा रही हूँ। इससे पहले मैं सन्नी जैन जी को धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यह मौका दिया। लग्न कुंडली के बाद नवमांशा कुंडली का विशेष महत्व है। नवमांशा एक राशि के नवम भाव को कहते हैं जो 3 अंश 20 कला का होता है। कुंडली के नवम भाव को भाग्य का भाव कहा गया है, यानी आपका भाग्य नवम भाव है। इसी प्रकार भाग्य का भी भाग्य देखा जाता है, जिसके लिए नवमांश कुंडली की आवश्यकता होती है। जागरूक ज्योतिषी कुंडली संबंधी किसी भी प्रेडिक्शन को देने से पहले नवमांश कुंडली को अवश्य देखते हैं। नवमांश को कंसीडर किए प्रेडिक्शंस में चूक की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। ग्रह का स्ट्रेंथ, उसके फलित होने की पॉसिबिलिटीज नवमांश से ज्ञात होती है। नवमांश चार्ट को देखने का सभी का अपना नजरिया है। आज मैं अपने नजरिए से नवमांश को कैसे देखती हूँ उस पर अपना मत रखने जा रही हूँ। कुछ लोगों का मत रहता है कि नवमांशा चार्ट हमारी शादी के बाद ही एप्लीकेबल है या 30s के बाद ही इसका इम्पैक्ट आता है। तो मेरा यह मानना है नवमांश कुंडली डे 1 से ही एप्लीकेबल है। बहुत से लोग शादी नहीं करते या किसी कारणवश शादी नहीं हो पाती, तो क्या उन लोगों की लाइफ में D9 चार्ट का महत्व ही नहीं होगा? या जो अल्पायु में दुनिया छोड़ देते हैं, जो छोटी उम्र में ही बहुत कुछ कर दिखाते हैं, क्या उन सबकी लाइफ में D9 का रोल था ही नहीं? D9 कुंडली से हमारी लाइफ का कोई सेक्टर अछूता नहीं है। ये चार्ट हमारी इनर स्ट्रेंथ, हमारे लाइफ मिशन, हमारे नेचुरल कैपेबिलिटीज, हमारी शादी, करियर सभी को इंडिकेट करता है। D1 चार्ट एक तरह से आप मान सकते हैं कि जो फिजिकल मटेरियल दुनिया में हमें जो मिलेगा उसकी रूपरेखा है, जबकि उसकी एनर्जी D9 चार्ट से ही ड्राइव हो रही है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं D1 में चंद्रमा वृष राशि में है और वही चंद्रमा D9 में मकर राशि में चला गया। अब यहाँ चंद्रमा जो शुक्र की राशि में, जो कि लग्जरीज मेंटेनेंस, लग्जरीज मेटेरियलिस्टिक लाइफ को पसंद करता है, जब कैप्रिकॉन साइन के स्ट्रक्चरल प्रिजर्वेंस प्रैक्टिकल एटीट्यूड से लिंक होगा, जो एनर्जी उसे D9 से मिल रही है, तो वहाँ टॉरस साइन का होर्डिंग एसेट बिल्डिंग वाला एटीट्यूड फोर फ्रंट पर आएगा, जो कि ओवरऑल व्यक्ति की रेपुटेशन, इनकम स्टेटस को इन्हेंस करेगा। यहाँ इनमें D1 D9 की पोजीशन में 5 नो का रिलेशन बनेगा। अर्थ एनर्जी का जनरेशन होगा, जो कि ओवरऑल मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, स्टेटस, एम्बिशन, फुलफिलमेंट देगी। व्यक्ति जन्म लेने के बाद धीरे धीरे समाज का हिस्सा बनता है। वो अपने अनुभवों से सीखता है, वह लोगों से डील करता है। कुछ अनुभव अच्छे, कुछ बुरे, पर सभी अनुभव हमारी मानसिक परिस्थिति, हमारे एक्शन, हमारे ईगो, मॉरल्स, हमारी सोच को बदलते हैं। यही सीख परिवर्तन, एक्चुअल पर्सनैलिटी नवमांशा को बाहर लाती है। यहाँ शादी भी उन्हीं परिवर्तनों में से एक बड़ा परिवर्तन है। शादी हर किसी की जिंदगी में मेजर चेंजेस लाती है। हमारी सोच बदलती है, हमारा लाइफ में फोकस चेंज होता है, प्रायोरिटी चेंज होती हैं, और इसीलिए बहुत से लोग D9 चार्ट को केवल शादी तक सीमित कर देते हैं। लेकिन मेरा मानना है D9 लगन हमारे लाइफ के हर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए D1 में किसी व्यक्ति का सन उच्च का है, जो कि नवमांशा में जाकर नीच का हो गया, तो ओवरऑल ऐसे में उस व्यक्ति पर क्या इम्पैक्ट आएगा? कुंडली में सन हमारी सोल, विटेलिटी, करेज, विल पावर, अथॉरिटी, इम्यूनिटी, रेपुटेशन, फेवर्स फ्रॉम हायर अथॉरिटीज को दिखाता है। वही यही हार्ट का, आईज का, डाइजेशन का, बोन्स का, स्पाइन का भी कारक है। एक स्ट्रांगली प्लेस सन कुंडली की बहुत सारी वीकनेसेस को ओवरकम कर सकता है। जब यही सन नवमांशा में कमजोर हो गया तो क्या होगा? यहाँ सन उतना पावरफुल नहीं रहा, इसीलिए सन के कारक तत्व और कुंडली में जिन भावों को सन दर्शा रहा है उन सब के रिजल्ट्स में कमी आएगी। इनिशियली इंसान कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, फादर की सपोर्ट, पॉजिटिविटी, अच्छी हेल्थ लिए होना चाहिए। हो सकता है टाइम के साथ उसमें फॉल्स ईगो, पुअर हेल्थ, लो सेल्फ एस्टीम आ जाए। करियर फ्रंट पर अपने सीनियर से ह्यूमिलेशन या नॉन स्पोर्टिव एटीट्यूड उसको झेलना पड़े। लिब्रा रिलेशन का साइन है और सन हमारा ईगो प्राइड, तो यहाँ ओवरऑल भी रिलेशंस में उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। इसी तरह से हम इंडिविजुअली हर एक प्लैनेट से को एक्सप्लेन कर सकते हैं उनकी D1 तथा D9 की पोजीशन को देखकर।
जैसे अफ्लिक्टेड मून D9 में हमारी वीक मनोस्थिति को दर्शाता है। तो ऐसे में D1 में अच्छा प्लेस्ड मून भी अच्छे रिजल्ट्स मेंटल पीस नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो वो D9 से एनर्जी ले रहा है कहीं ना कहीं वो कमज़ोर है। इसीलिए D9 कुंडली में प्लैनेट्स की स्थिति को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं लाइफ में जब हम मैच्योर होंगे, अपने डिसीजंस खुद लेने लगेंगे, तब हमारे लाइफ पाथ का क्या डायरेक्शन होगा। अब बात करते हैं सभी के इंटरेस्ट का विषय, D9 और हमारी शादी। हर डिविजनल चार्ट का कोई कारक माना जाता है। D9 में हम वीनस को वो कारक मानते हैं, इसलिए वीनस की प्लेसमेंट D9 चार्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। शुक्र की D1 D9 में अच्छी स्थिति सुखी वैवाहिक जीवन के संकेत देती है। D9 कुंडली का कारक होने से वीनस की प्लेसमेंट D9 के 12th हाउस में अच्छी नहीं मानी जाती। शुक्र ग्रह या 7th हाउस लॉर्ड वर्गो साइन में अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि वर्गो साइन ओरिजिनली कन्फ्लिक्ट का डिस्प्यूट का साइन है और शुक्र के लिए नीच की राशि भी है। मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगी कि वर्गो साइन D9 कुंडली में कहीं भी पड़ेगा, बट अगर उसमें हमारा शुक्र प्लेस्ड होगा या 7th का लॉर्ड प्लेस्ड होगा तो वो हमारी शादी के लिए नेगेटिव रिजल्ट्स ही देता है। उसी तरह नॉर्मली शुक्र राहु की युति कई बार आपके पार्टनर या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ इशारा करती है, लेकिन किसी एक युति के बेस पर प्रेडिक्शन करना गलत होगा। शुक्र राहु या शुक्र मंगल की युति प्रेम विवाह के संकेत भी देती है। 7th लॉर्ड या शुक्र का ड्यूल साइन में होना कई बार एक से ज्यादा संबंध दिखाता है। अब यहाँ पर मंगल या शुक्र जो हमारी काल पुरुष की कुंडली का पहला 7वां भाव शो करते हैं, उनकी आपस में प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है। उनमें 2 12 6 8 का रिलेशन अच्छा नहीं माना जाता। उसी तरह तत्कालिक कुंडली के भी एक साथ भाव का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन यहाँ जुपिटर का एस्पेक्ट या कंजंक्शन 7th हाउस के लॉर्ड से या मार्स या वीनस से बहुत सारी स्थिति को संभाल लेता है। उसी तरह किसी भी कुंडली में राहु केतु 1-7 एक्सिस पर अच्छे नहीं माने जाते। नवमांश कुंडली को भी हम मेन कुंडली की तरह ही एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ हम इसको मैरिज के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। यहाँ पहला घर हमारी शादी में भूमिका को बताएगा। यहाँ किसी शुभ ग्रह का होना काफी अच्छा होता है। जैसे अगर D9 के लगन में जुपिटर बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो हमारी शादी को बचाएगा और हमें मैच्योरली हमारी मैरिटल लाइफ को संभालने का संकेत देगा। नवमांश लग्नेश का 6 8 12 में जाना हमारे वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। उसी तरह नवमांश कुंडली का 7वां घर हमारे भावी पार्टनर को दर्शाता है, इसलिए जब भी हम D9 चार्ट देखें उसके 7वें भाव से हम पार्टनर की पर्सनैलिटी, नेचर, करियर आदि को देखते हैं। यहाँ भी सप्तमेश का 6 8 12 में मैरिज के लिए जाना अच्छा नहीं माना जाता। हम इसी तरह से हर घर को एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे सेकंड हाउस मनी मैटर को शो करता है, हमारा जॉइंट फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा, हम शादी के बाद फाइनेंशियल कैसे ग्रोथ करेंगे अपने स्पाउस के साथ। थर्ड हाउस शो करता है कि हमारा शादी में क्या एफर्ट रहेगा, शादी को सस्टेन करने के लिए हम कितना एफर्ट पुट करेंगे। फोर्थ हाउस काफ़ी मैटर करता है क्योंकि ये हमारे शादी के सुख का भाव है। सिक्स्थ हाउस जो है हमारे डिसएग्रीमेंट्स दिखाता है, डिस्प्यूट्स दिखाता है शादी में। वहीं अगर हम एट्थ हाउस को कंसीडर करें तो शादी के उतार चढ़ाव, शादी में हमने क्या जॉइंट प्रॉपर्टीज बनाई या जो कुछ बातें हम अपने पार्टनर से हाइड कर रहे हैं, उन सब को इंडिकेट करता है। अगर हम 10वें घर को कंसीडर करें तो 10वां घर हमारा एज अ कपल सोसाइटी में क्या रुतबा है, कहाँ पर हम स्टैंड करते हैं, उसको शो करेगा। ऐसे ही आप और भावों को भी एनालिसिस कर सकते हैं। भावों के बाद हम ग्रहों को भी ऐसे ही एनालाइज करेंगे। जैसे कमजोर मंगल स्त्री की कुंडली में कहीं ना कहीं उसको विवाह सुख में कमी, पति का कम सपोर्ट दिखाता है। शनि का अच्छी अवस्था में ना होना शादी के बाद करियर में इंस्टेबिलिटी हो सकती है। हम इमेच्योरली लाइफ के मैटर्स को डील कर रहे हैं और एफर्ट्स में जो है हमारा कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे, या हम ये बोल सकते हैं हमारी लाइफ के स्ट्रगल बढ़ जाएंगे।
सूर्य की डिग्निटी बढ़ना D9 चार्ट में हमारी कहीं ना कहीं इज्जत मान सम्मान को बढ़ाता है। शादी के बाद हो सकता है कि हमारा स्टेटस इनहेंस हो, हम में सेल्फ सेल्फ स्टीम बढ़े। वैसे ही हर ग्रहों का विश्लेषण हम कर सकते हैं। डी D1 कुंडली का कौन सा भाव हमारी D9 कुंडली का लगन बनता है? शादी के बाद या एक सर्टेन एज के बाद हमारी लाइफ का फोकस उस भाव से रिलेटेड कामों पर ज़्यादा हो जाता है एंड हम में उस साइन के गुण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे लगन कुंडली में लियो लगन लियो लगन है, वही नवमांश कुंडली में जाकर वो वर्गो लगन बन गया, तो व्यक्ति का फोकस सेकंड हाउस के कामों पर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अर्निंग के लिए, फैमिली, सेल्फ वर्थ पर वो ज़्यादा फोकस करेगा। कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में थोड़ा एनालिटिकली एनालिसिस करना चीज़ों को, थोड़ा इरिटेशन फील करना, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें नज़र आ सकता है। मेन कुंडली के 2 7 11 भावों के लॉर्ड D9 में कैसे प्लेस्ड हैं उसको भी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। अगर नवमांशा कुंडली में कोई भी प्लैनेट स्कॉर्पियो साइन में जाता है, इनफैक्ट किसी भी वर्ग कुंडली में कोई भी प्लैनेट जब स्कॉर्पियो साइन में जाता है, तो उस प्लैनेट की वो प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं मानी जाती और उससे रिलेटेड इंसान को बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं। तो अगर कहीं आपकी कुंडली में जो वीनस है वो स्कॉर्पियो साइन में जाता है या सेवंथ का लॉर्ड स्कॉर्पियो साइन में जाता है, तो हो सकता है आपको काफ़ी उतार चढ़ाव शादी में देखने पड़ सकते हैं। अ, अब जो मैं नवमांशा में त्रिकोणा भाव के बारे में बात करना चाहूँगी। मुझे लगता है जब भी हम नवमांश कुंडली की बात करते हैं तो त्रिकोणा भावों पर बात करना भी ज़रूरी हो जाता है। त्रिकोण भाव हमारी नेचुरल एबिलिटीज़ को दिखाते हैं। ये पास्ट बर्थ से हम क्या लेकर आए हैं, क्या ज्ञान ज्ञान विज़डम हम में है, उसको शो करते हैं। ये व्यक्ति की कैपेबिलिटीज़ को दिखाते हैं, व्यक्ति क्या काम कर सकता है, उसमें क्या नेचुरल टैलेंट है या जो वो ईज़िली कर पाएगा, उसको दिखाता है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं मरकरी D9 के त्रिकोणा में स्थित है, तो वो हमें अच्छी स्पीच, कैलकुलेटिव एबिलिटीज़, इंटेलिजेंस, बिज़नेस सेंस देता है। उसी तरह से शुक्र हमें क्रिएटिव सेंस, ट्रैवल, गुड स्पीच और गुड स्लीप देता है, कंफर्ट्स देता है लाइफ के। अगर हम शनि की बात करें तो वो ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान देगा, उनकी नॉलेज देगा और कहीं ना कहीं स्लो हो सकते हैं हम एंड नर्वसनेस की फीलिंग हो सकती है, नेचर में थोड़ा रिजिडिटी जो है हमारे हो सकती है। तो मेरा मानना है जब भी हम नवमांशा कुंडली को डिस्कस करते हैं तो उस टाइम पर हमें त्रिकोणा हाउसेस को भी जो है कंसीडर करना चाहिए। मैं अब नेक्स्ट जो है हमारा कोई भी इंसान जैसे 4 तरह के पुरुषार्थ में लिप्त होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली उन्हीं से जो है हमारी लाइफ की इनर डिजायर्स जो हैं नवमांशा के थ्रू शो हो सकती हैं। आजकल की मटेरियलिस्टिक लाइफ में जहाँ अर्थ काम ही प्रायः हावी हो गए हैं, वहाँ धर्म मोक्ष कहीं पीछे छूट गए हैं। लेकिन व्यक्ति की कुंडली उसकी इंटरनल डिजायर मिशन को शो करती है। किसी की कुंडली का लगन, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और आत्मकारक D9 कुंडली में कौन सी राशि में गया है, वो उसकी लाइफ के मिशन को शो करता है। जैसा कि हम जानते हैं 1 5 9 राशियां धर्म, 2 6 10 अर्थ, 3 7 11 काम, 4 8 12 मोक्ष को दर्शाती हैं। ऐसे में जिन राशियों में ज़्यादा प्लैनेट्स होंगे हमारा झुकाव लाइफ में उस तरफ ज़्यादा होगा। जैसे विवेकानंद जी के बारे में अगर हम बात करें, उनकी कुंडली के ज़्यादातर जो प्लैनेट्स थे वो मोक्ष एंड धर्मा हाउसेस में, मोक्ष एंड धर्मा राशि में थे। तो उनकी लाइफ के गोल के बारे में तो हम सभी जानते हैं। जब हम नवमांश की बात करते हैं हम वर्गोत्तम प्लैनेट, वर्गोत्तम लग्ना के बारे में भी सुनते हैं। वर्गोत्तम प्लैनेट जब एक प्लैनेट सेम राशि में ही हो D1 D9 में, तो ऐसा प्लैनेट जो है उसमें उस राशि के तत्व रीइंफोर्स्ड होते हैं। उसमें वो प्लैनेट जो है अपने रिजल्ट देने में ज़्यादा सक्षम होता है और उसके गुण हम में कंसिस्टेंट होते हैं। पर वो अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा वो उस प्लैनेट की डिग्निटी पर, प्लेसमेंट पर ही टोटली डिपेंड करता है।
उसी तरह से वर्गोत्तम लगना चार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऐसा व्यक्ति सॉलिड पर्सनैलिटी वाला, कंसिस्टेंट बिहेवियर वाला होता है। उसमें उस लगन के गुण बहुत स्ट्रॉन्गली दिखाई देते हैं। वो हमारी फिजिकल विटेलिटी को भी बढ़ाता है, और कहीं न कहीं जो है उसका इसलिए भी उसको बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर सभी भाव वर्गोत्तम हो गए हैं। पर यहाँ फिजिकल विटेलिटी को देखते हुए हमें लग्नेश की स्थिति को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हम नवमांश की बात करते हैं उस टाइम जो है एक राशि तुल्य नवमांश और नवमांश तुल्य राशि की भी बात की जाती है। इनका जो है काफ़ी महत्व रहता है। राशि तुल्य नवमांश जहाँ हम D9 के प्लैनेट्स को D1 के लगन में रखकर एनालिसिस करते हैं। ये चार्ट दशा के रिजल्ट्स कंफर्म करने में बहुत सहायक होता है। उसी तरह से नवमांश तुल्य राशि में हम D9 के लगन को लगन लेकर उसमें D1 के प्लैनेट्स रखकर एनालिसिस करते हैं। ये चार्ट हमें कुंडली का पोटेंशियल और फाइनल रिजल्ट्स बताने में काफ़ी मदद करता है। मैं यहीं पर विराम लेना चाहूँगी। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपकी मित्र अंबिका।